आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। अनलॉक 4 पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। अनलॉक 4 की मुख्य बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। अनलॉक 4 में विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों में 50% उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा 11वीं 12वीं के कॉलेज में 50% छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। और इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय समान रूप से खुलने की बात की गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि कुछ और छूट दी जानी चाहिए, जिसमें पठन पाठन को भी शामिल किया गया है। अनलॉक 4 में जो मुख्य बातें हैं कि बिहार में शैक्षणिक संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान वो खुलेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान खुलेंगे। इसके अलावा कई और बिंदु हैं जिन पर राज्य सरकार ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें तकनीकी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान में 50% उपस्थिति। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के कॉलेज 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट और खाने की जो दुकान का संचालन है वो 50% लोगों के साथ ही होगा। इसके अलावा तो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। विश्वविद्यालय और सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% और बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी जरूरी है, यह नीतीश कुमार का। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अनलॉक 4 की तरफ बिहार बढ़ रहा है। आज कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, छूट को और विस्तार दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने सभी आयामों पर सोचते समझते हुए बिना किसी दबाव के अनलॉक 4 किया है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां सुधर रही हैं कोरोना को लेकर के, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण के दर में काफी गिरावट लगातार आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि क्या शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, तो 10+ और जो कॉलेज हैं उनको खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। विश्वविद्यालय भी खुलेंगे, उसके साथ साथ जिम, स्विमिंग पूल, और सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्टोरेंट में अभी तक सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा थी, वो अब वहां बैठ करके खाने की अनुमति दी गई है। और साथ ही साथ एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय और है आज के फैसले में कि जो लोग टीकाकरण कराए हैं उन लोगों को कार्यालय में आने जाने की अनुमति होगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार लगातार टीकाकरण बिहार में अभियान चला रही है, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार यह चाहती है कि अधिक से अधिक लोग टीका लें। इसको लेकर के इस नए जो सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें टीका को भी काफी प्रमुखता से लिया गया। और खासतौर पर कई चीजें जो बंद थी उसे सरकार ने आज खोला। ये अगले 1 महीने तक के लिए यह आदेश सरकार की तरफ से लागू रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। चर्चा इस बात की हो रही थी कि शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, कॉलेज खुल जाएंगे अब, और 10+ के जो बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि वो अब स्कूल जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त रखा गया है कि 50% छात्र ही क्लासरूम में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी करनी होगी। निजी स्कूलों को भी, सरकारी स्कूलों को भी तैयारी करनी होगी, और साथ ही साथ कॉलेजों में भी इसकी तैयारी की जानी होगी कि कैसे वो तमाम चीजों को, चूंकि कोविड के जो गाइडलाइन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो लोग आएंगे, बच्चे यदि पढ़ने आते हैं तो फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इस बात का काफी ख्याल देना होगा। और साथ ही साथ सरकार ने टीकाकरण को भी प्रमुखता देते हुए फैसला लिया है कि कार्यालयों में वो लोग जा सकते हैं जिन्होंने टीका लगाया है। जी, इतना तो है तय कि शैलेंद्र, सब कुछ लिखते हुए भी जो मुख्यमंत्री ने अंतिम लाइन लिखी है वो समझदार लोगों के लिए है, जागरूक लोगों के लिए है कि खतरा अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि जैसे ही संख्या घटती है कोरोना मरीजों की, लोग लापरवाह हो जाते हैं। और लापरवाही का आलम यह होता है कि सबसे पहले लोग मास्क छोड़ देते हैं, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जाती है। और कई जगहों पर आप शहर में जब सड़कों पर चलेंगे तो यह परिस्थिति आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। और जब अंदाजा लगाया जा सकता है, जब स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे तो वहां की क्या स्थिति होगी, लोगों की भीड़ और बढ़ेगी। तो ऐसे परिस्थिति में हमें सचेत रहना है, क्योंकि कोरोना से हम तभी लड़ सकते हैं जब सचेत होंगे। और सरकार बार बार
लोगों से अपील भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात तो आरजेडी की रजत जयंती की। तो आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। वैशाली में आरजेडी समर्थकों ने नाव पर केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। दरअसल नदियां उफान पर हैं, लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाव पर ही केक काटा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने निशाना साधा है। अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि लालू जी जमानत पर हैं और लालू जी ने बिहार के लिए क्या किया है ये सब जानते हैं। कितने असरदार होंगे ये जनता बताएगी। सही बात यह है कि वर्चुअली वो जेल में है, जमानत पर आए, फिर भी अब वो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। वो जेल के अंदर से, जेल के बाहर से जो पार्टी उनकी चलाई जा रही है, कि उनका विषय है, इस विषय पर हम बहुत कुछ नहीं। रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग और पारस गुट दोनों अपना अपना दांव लगा रहे हैं। चिराग जहां आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पारस गुट ने जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। चिराग पासवान ने आज सुबह दिल्ली में पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना में पारस गुट की तरफ से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जिसका आयोजन एलजेपी ऑफिस में किया गया है। हाजीपुर के सुल्तानपुर में एलजेपी नेता चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। पूरे शहर में चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार लगाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल तैयार किया गया है। बैनर और पोस्टरों से कार्यक्रम को भव्यता देने की कोशिश की गई है। चिराग समर्थक उनके इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं। 77 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारत सरकार के मंत्री और चिराग जी के पिता यहीं से शुरू किए थे। 77 में यही इसी भूमि को नमन करते हुए राजनीति का शुरुआत 77 में किए, जो सुल्तानपुर गांव में, और चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ के लोगों को, और आगे बढ़े। 2 बार गिनीज बुक में यहाँ के लोगों ने नाम लिखाया। उसी पर उस विरासत को यह संभालते हुए जिस तरह से वह माँ का दर्जा दे करके हाजीपुर के चले थे, उसी तरह से चिराग पासवान जी भी उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए माँ के दर्जा देते हुए सुल्तानपुर गांव को से शुरुआत कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा उनका जयंती यहाँ मना। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी और जेडीयू के कई नेता नाराज होकर पार्टी से बाहर जाकर दूसरे दल से चुनाव लड़े थे। पार्टी की ओर से अनुशासन हित में कार्रवाई करते हुए ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के कई महीने बाद एक बार फिर से वैसे नेताओं की घर वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि क्या यह सब इतना आसान हो पाएगा। टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल का दामन थामना आसान नहीं होता, लेकिन चुनाव लड़ने की हसरत भी ऐसी होती है कि पार्टी के प्रति सालों की निष्ठा भी एक झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन जब चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता ना मिले तो एक बार फिर अपना पुराना घर ही याद आने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी का भी है। इससे हम लोगों को टाइम ही नहीं पता चलता था कि दिन, आप लोग तो मीडिया में है, सब हमारे बहुत पुराने हैं, कि कैसे समय बीत जाता था और हर दिन जनता के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना। इसलिए अब उतना काम करने के बाद एकदम से अभी बहुत कम काम हो गया। क्षेत्र में जाइए, देखिए अभी हम लोग इच्छा और अनिच्छा की क्या बात करें। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे। बस जनता का जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं,
अब जाने और न जाने की हम बात क्या करें, अभी तो हम लोग चिराग जी के साथ हैं। जाहिर है पुराना प्यार तो गहरा ही होता है। वैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज कुछ दूसरे नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। बात जेडीयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता मनजीत सिंह की करते हैं, जिन्हें राजद में जाने से नीतीश कुमार ने रोक लिया और अब मनजीत की पूरे इज्जत के साथ जेडीयू में घर वापसी की खबर है, जिसके संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी दे रहे हैं। तो ये एक कहानी नहीं है। अनेकों बार ऐसे साथी जो किसी आवेश में आ गए या थोड़ा सा उद्विग्न होकर के उन लोगों ने फैसला ले लिया, पुनर्विचार करके आते हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। दरअसल मनजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा के हार का कारण भी बने, लेकिन मनजीत की घर वापसी बीजेपी के दूसरे बागी नेताओं के लिए भी घर वापसी का रास्ता खोल सकता है, जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इस पर भाजपा के नेता खोलकर नहीं बोल रहे। अब भविष्य में वो पार्टी में आना चाहेंगे, अगर आना चाहेंगे तो पार्टी का उस पर क्या निर्णय होगा, ये भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है इस पर कुछ भी बोलना कयास लगाना होगा। बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो घर वापसी को लेकर परेशान हैं। इनमें अधिकांश चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि यदि ऐसे नेताओं की घर वापसी होती है तो इसका बड़ा घाटा चिराग को उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा कब तक होता है, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार सरकार ने 31 दिसंबर तक राज्य की 80% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे सफल बनाने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी जी जान से जुटे हैं। पहुंच चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां हमें घबराहट चक्कर रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार एक्शन में है। लक्ष्य प्रदेश की 80% आबादी को वैक्सीन देने का है, वो भी 31 दिसंबर तक। इसी के मद्देनजर पटना के अलग अलग इलाकों में टीका एक्सप्रेस वैन पहुंच रही है और कैंप के जरिए लोगों को टीका दे रही है। प्रेस पहुंच चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां पर अभी लोगों को टीका दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी इस वैन से उतर रहे हैं और देखिए कि जो वैक्सीन बॉक्स है वो साथ में है और इसके अलावे जो बाकी स्टाफ हैं वो भी अभी वैन में सवार थे। सभी लोग अभी अदालतगंज की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के संबोधन से। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि जनता दल से हम लोग अलग हटे थे, सब लोग अलग हट गए और कोई स्थिति नहीं थी, लगता नहीं था क्या करें हम। तो सब साथियों को इकट्ठा करके बिहार भवन में वही सम्मेलन किया, मीटिंग किया और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के लिए इसके पहले बहुत सारी बातें चलती थी, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ और तब से लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को सब याद ही है कि लोहिया ने बनाया पिछला पाकिस्तान में साहब। इन बातों को लेकर के जितने भी समाजवादी लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम लोग संघर्ष किया कि लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो। और मंडल कमीशन लागू करने के लिए
ट्रेन पकड़ के हम लोग वन खोल कर रास्ता में आ रहे थे सीधे, और उस समय के सरकार कूड़ा घाट है, पूरा रोक के गाड़ी को इतना मारा, इतना कुटाई किया लोगों को, लेकिन फिर भी तो अपना इरादा नहीं छोड़ा, हम लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आकर के मंडल कमीशन लागू करो और लागू ही नहीं करो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई लोगों को 60% नौकरी और रोजगार में उनका स्थान है। जन कर्पूरी ठाकुर सहित हम तो ये इंडिया गेट से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तारी के बाद भी बाद में रिहा कर दिया। तो मंडल कमीशन लागू करो, और लोक नायक प्रकाश बाबू ने कहा था कि जो संपूर्ण क्रांति का लड़ाई है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए है। शिक्षा से, चिकित्सा से, हर तरह से, रोजगार से, और हम लोग इसमें गए, ये न गए, सब लोग गए, निशा के अंतर्गत गए हम लोग, और निकलने के बाद हमारी पार्टी, हम लोग सब मजबूती के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाया, शुरू किया। कहाँ कोई सोचता था कि फ्लोरिया गांव या कहीं भी कोई सोच दे, फ्लोरिया गांव और रिमोट एरिया, उस गांव से आदमी निकल करके इन चीजों को आगे बढ़ावे, लोगों को तैयार करें। आप ही लिए ना सब लोग, राष्ट्रीय जनता दल में हम अकेले नेता हैं आगे, और हमारे साथी लोग हैं, जगता भाई सहित सब लोग। हम लोग पार्टी के जन्म के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, वो सब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एमएलए हमारे पार्टी को, और लोकसभा में भी हमें काफी सीट मिला। आज भी हमारी पार्टी बड़े पीछे करने का काम किया, हमारा प्रेजेंस है लोकसभा में, हमारे लोग हैं, राज्यसभा में लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर, और ये जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है, और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहते थे, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में, समाज में ताना बाना ठीक रखने में, जिसे धर्मनिरपेक्षता करते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने काम किया है। हनुमान जी का गिरफ्तारी मामूली बात नहीं था। हनुमान जी का गिरफ्तारी से हमारी सरकार का तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह की सरकार हमारे थे यहाँ, वो लोग आउट हो गए, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने।
तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीजों को आगे बढ़ाते रहे। अब तो बढ़िया गाँव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर ज्यादा में ढकने नहीं, उपवास रहना जो सच्चाई है, और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजा है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बढ़ जाए, कुर्सी पर बढ़ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे के सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे करते रहता। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।